तो हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर दिए होंगे वेक्टर्स और उनके बीच का एंगल पूछा जाए तो किस तरह से निकालेंगे। हमें पता है ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। हम लोग को यहाँ पर देखिए ए डॉट बी निकालने आता है। अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में दिए गए हैं तो क्या उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ए डॉट बी। यस सर। तो ये वाला टर्म हमें पता है, निकाल देंगे हम लोग। अब बात करेंगे ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड भी यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। इकलौता टर्म बचेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। समझ में आ रहा। तो जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा निकल जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहाँ से देखिए ए डॉट बी अभी अभी निकालना सीखे हम लोग। ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, वैल्यू रख देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। और जब कॉस थीटा आ जाएगा तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स। ये लिखने का तरीका होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। समझ में आ रहा है सबको। अगर वो स्टैंडर्ड एंगल वाला होगा तब तो एंगल लिख देंगे, और स्टैंडर्ड वाला नहीं होगा तो ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया जाएगा। किसी को कोई डाउट? तो इसका हम निकालने की कोशिश करते हैं इन दोनों के बीच का, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देते हैं, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे। इनमें बस आपको ध्यान रखना है ए डॉट बी निकालते समय आपसे गलती नहीं हो। बहुत बार लोग गलती यही करते हैं, आई कैप अगले वाले में होता है, कोई कोई मिसिंग रहता है, जनरली यही काम किया जाता है और आप उसको मिस कर जाते हो। जनरली पहले के आई को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले के जे से मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर वो जे से ही शुरुआत है तो उसका ध्यान रखिएगा। ए डॉट बी पहले निकाल लीजिए, कितना होगा ए डॉट बी। ए डॉट बी कैट में लिखिए आंसर 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 कितनी वैल्यू हो गई ये 12 प्लस 24, ये हो गई वैल्यू 36। ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा जिनके अगल बगल। फिर हमें क्या चाहिए, ए का मॉड, इसको ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए ये दिया हुआ है तो कितनी वैल्यू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 9 रूट 13। फिर क्या कर लेंगे, बी वेक्टर का मॉड लिख देंगे, तो बी कितना हो जाएगा, या तो मॉड ऑफ बी लिखेंगे या सिंपली बी। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64, ये वैल्यू हो जाएगी 100 और इसका रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये 10। अब कुछ नहीं करना है आपको, ए डॉट बी यूज क्या करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बस आपको यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। बट ए डॉट बी, ए डॉट बी इज 36, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए रूट 13 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 10। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, चाहो तो कैंसिल आउट कीजिए या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 10 रूट 10 सॉरी 10 रूट 13। अगर आप 2 से कैंसिल आउट करना चाहते हो तो ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 और ये 18। तो ये तो आ गया किसकी वैल्यू, ये आ गई वैल्यू कॉस थीटा की। तो थीटा कितना लिखेंगे, कॉस इनवर्स। ये वाला हमें डायरेक्टली पता नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ये चीजें नहीं पता है, तो हम लोग डायरेक्टली इसकी क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। कॉस इनवर्स 18 अपॉन 10 रूट 13, ये हमारा आंसर, सॉरी 5 रूट 13, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में जो मैं बोल रहा था, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स वाले टॉपिक में, किस तरह का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन रहेगा 2 वेक्टर दे देगा और प्रूफ करना होगा कि बताइए, और दोनों को आई कैप जे कैप के आप लिख सकते थे। आपको बोलेगा कि ये वेक्टर 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उनका ए डॉट बी निकाल देंगे। अगर ए डॉट बी कितना आ जाए 0, तो क्या बोल देंगे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। समझ में आ रहा सबको? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए कितना होगा। एक वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये वैल्यू दी हुई है।
और दूसरा वेक्टर हमारे पास है -4 i कैप +3 j कैप। अपने माइनस ही ले लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ही कर दो, +3 j कैप। ये है, दो वेक्टर्स हैं, 3i कैप +4 j कैप, और दूसरा वेक्टर है 4i कैप 3j कैप। हमें बताना फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल बताइए क्या होगा। तो 0 आएगा सारे। एंगल 90 डिग्री। एंगल क्या Yes, होने sir, वाला है? 90, एंगल but आएगा 90. 90 डिग्री। 90 समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. आप निकालने जाओगे भाई, जो तरीका था वैसे ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपको a डॉट बी जब निकालोगे तो a डॉट बी कितना निकलेगा? 3 × -4, तो 3 × -4 प्लस 4 × 3 प्लस 4 × 3, तो ये वैल्यू होगी -12 + 12 यानी कि 0। अब आपको मन करे तो निकालिए cos थीटा प्रोसीजर वाइज, लेकिन हमें पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं हम लोग, या तो प्रॉपर लिखते तो भी लिखते हैं, यहाँ पर सीधे क्या लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कोई डाउट किसी को? No, sir. इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और होता है, कीजिए इसको। हमें दिया हुआ है वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए इक्वल टू, वैल्यू दी हुई है 2i कैप -6j कैप प्लस ck कैप। c कोई कांस्टेंट है, a b c ये सब दिया, यहाँ पर ये 2i कैप -6j कैप और ck कैप कांस्टेंट है, क्या है ये नहीं पता है हमें। और वेक्टर बी हमें दिया हुआ है वेक्टर बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये हमको दिया हुआ है, और ये वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए i कैप +2j कैप k कैप। ये टर्म हमें दिया हुआ है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और गिवन है हमारे पास वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना है? 90 डिग्री। देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी, तो सी की वैल्यू बताइए क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. कैलकुलेट करके बताइए कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या होगी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों ये दिया हुआ है, दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो सी की वैल्यू क्या होगी? ए और बी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये तो कंफर्म पता है, ए डॉट बी कितना लिख देंगे? 0 90 थोड़े, ये भी ए डॉट बी सीधे 0 आएगा। हमें दिया हुआ है यहाँ पर हियर ए डॉट बी इक्वल टू 0, कारण क्या लिखेंगे? बिकॉज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ए डॉट बी सी अब का निकाल वैल्यू लीजिए। 10 होगा। ए की वैल्यू 10 आ रही है, और लो का भी आया क्या? ए डॉट बी निखिल कितना हो जाएगा? आई वाले मल्टीप्लाई कीजिए, ए का आई का कोफिशिएंट 2 है और बी के आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1 प्लस इसके जे का कोफिशिएंट बात करेंगे तो -6 × 2, और के वाले मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस सी इंटू वहां पर कितना है 1 इक्वल टू 0। ये ए डॉट बी हुआ, और ए डॉट बी की वैल्यू 0 आने वाली है। बहुत लोग के आंसर सही आया है, सही। इधर देखिए, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू -12 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2 -12 -10 इधर भेज देंगे तो +10। +10. तो अगर a डॉट बी 0 है, यानी कि a और b परपेंडिकुलर है, तो c की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो ज्यादातर, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। Yes, sir.
और ये काइनेमेटिक्स में इसके क्वेश्चन आएंगे, आप देखोगे इसको हम लोग रिपीट करेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन? प्रोजेक्टाइल वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, तो जनरली हमारे पास जैसे किसी बॉडी को आप ऐसे फेंकोगे, इस तरीके से किसी बॉडी को फेंका गया किसी सर्टेन एंगल पर, तो बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी इधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे। अर्थ हर बॉडी को किधर खींचती है? नीचे। जब इसको नीचे। हवा में फेंक देंगे तो इसका पाथ ऐसे होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होगा। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा किस टाइम पे ए और जी के बीच का एंगल कितना है? 90 है। समझ में आ रहा? तो वेलोसिटी वेक्टर तो निकालने का तरीका क्या होगा? हमें भी ना आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में लिखना आ जाएगा, वो हम लोग सीखेंगे जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। और ए को भी आई कैप जे कैप में लिख देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या ले लेंगे? 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ले लेंगे, हमारा जो भी रिजल्टेंट है वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा? यस सर। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे जहां भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब जो डॉट प्रोडक्ट के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं हम लोग, जो अलग फॉर्मेट में निकालेंगे। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, आपको वेक्टर ए दे देगा, इधर देखिए प्रोजेक्शन, इस वर्ड का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, अगर ऐसा दिया हुआ है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं इस वर्ड का। जो हम लोगों ने रेजोल्यूशन पढ़ा है ना, वहां पर मैं प्रोजेक्शन वर्ड शुरू में बार बार यूज नहीं कर रहा था। प्रोजेक्शन का मतलब समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। जैसे यहाँ पर बोला गया, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, बोलेगा इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर को मैं ए बोल दे रहा हूँ, एक को बी, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के लॉन्ग बताओ क्या होगा। तो पहले इस प्रोजेक्शन का मीनिंग समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है पी, ये कोई वेक्टर पी है, इस पी वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहले हमें जानना है, और कोई वेक्टर नहीं ले रहा हूं मैं। पी वेक्टर का प्रोजेक्शन किधर? एलॉन्ग एक्स एक्सिस हमसे पूछा जाए तो ये देखिए, ये क्या एक्स एक्सिस है? यस ये सर। एक्स एक्सिस है। इसका इधर प्रोजेक्शन, तो इधर देखिए जिस पे भी प्रोजेक्शन निकालना है उसके परपेंडिकुलर, ऐसे समझिए कि इधर से टॉर्च जलाया जाता। क्या जलाया जाता? टॉर्च जलाया जाए, और जहां पर प्रोजेक्शन लेना है वहां पर स्क्रीन रख दी गई है, वहां पर स्क्रीन रख दी जाए और इधर से टॉर्च जलाया जाए। तो देखिए इस पॉइंट की इमेज, इस लाइन पे जहां प्रोजेक्शन लेना है मैंने स्क्रीन रख दिया है, तो इसके इस एंड का इमेज तो यहीं पे बन जाएगा। इसका इमेज कहां पर बनेगा? यहाँ पर। इसका इमेज यहाँ पर, इसका इमेज यहाँ पर, इसके एंड का इमेज कहां पर बनेगा? यहाँ पर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो वेक्टर पी का जो इमेज होने वाला है एक्स के लॉन्ग, प्रोजेक्टेड इमेज, क्या वो ये बनेगा? यस सर। यस सर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसको पढ़ेंगे अभी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा मान लीजिए ये होता वाई एक्सिस, ये होता वाई एक्सिस, और हमसे कोई बोले कि पी वेक्टर का प्रोजेक्शन, तो ढंग से देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस, क्या ये वाला एंगल अगर थीटा होता तो ये वैल्यू कितनी है? पी कॉस पी थीटा। कॉस थीटा। तो क्या ये कंपोनेंट के बारे में ही बात हो रही है? यस यस सर। तो अब ये जो वर्ड होगा ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए लॉन्ग बी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए लॉन्ग बी। जैसे यहाँ बोला गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग बी ए। अलोंग ए। समझ में आ रहा है सबको? वो यस एक ही सर। चीज है। अच्छा, इस पी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर वाई एक्सिस पे अगर लेना होता तो ऐसे समझिए कि जहां पर प्रोजेक्शन लेना है वहां पर आप स्क्रीन लगा दीजिए, जहां प्रोजेक्शन लेना है वहां पर क्या कीजिए? स्क्रीन लगाइए, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से क्या कीजिए? टॉर्च, मतलब इधर से लाइट दीजिए, इससे इधर से लाइट देंगे तो वेक्टर पी का एंड यहाँ पर है, एंड बिल्कुल स्क्रीन पे है, तो क्या इसकी इमेज यहीं पे बन जाएगी? इस वाले हिस्से की इमेज यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, ये टॉर्च ऐसे जल रहा है ना, तो ये इस वाले का इमेज कहाँ पर बन जाएगा? इस वाले का इमेज यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा? तो जो इसके हर पॉइंट का इमेज है वाई एक्सिस पे ये बन जाने वाला है, ये वेक्टर पी का प्रोजेक्शन हुआ। समझ में आ रहा? यस सर। तो वेक्टर पी का प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी साइन थीटा। साइन थीटा। और ढंग से देखें तो ये कंपोनेंट वाला ही है, इसका ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है।
तो ये तो हो गया जैसे हम लोग ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का देखा, तो एक्चुअल में ये कंपोनेंट ही होता है प्रोजेक्शन। अगर मैं बोलूं थोड़ा, मैं अब इससे अलग एंगल वाला देख रहा हूं, मान लीजिए ये वेक्टर होता है ए और ये वेक्टर होता है बी, और हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। तो जिसके अलोंग प्रोजेक्शन लेना है, स्क्रीन कहां पर रखना है, उसके अलोंग वहां पर रखिए, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से क्या कीजिए, टॉर्च इधर से जलाइए, मतलब यहाँ पर रोशनी दीजिए तो इसकी इमेज बनेगी। समझ में आ रहा है? जिसके अलोंग बनाना है वहां स्क्रीन रखिए। तो ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी का ये वाला इमेज यहाँ पर, इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, टॉर्च ऐसे आएगी तो यहाँ पर होगा क्या, सीधे 90 डिग्री पे इस जगह पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो क्या यही वैल्यू हो जाएगी? Yes, sir. तो ये जो लेंथ आई यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन B cos वेक्टर ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। A. वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग, और ये वाला एंगल अगर मैं बोलूं अल्फा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, बी कॉस B cos अल्फा। Cos alpha. और एक्चुअल में ये है क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। A. तो जब भी ये टर्म हमारे पास लिखा हो कहीं भी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, इसका मीनिंग क्या है, Component. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, अब इसको डॉट प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं, आसानी से इसको देखते हैं। इधर देखिए, ए डॉट बी, ए डॉट बी जो होता है, अच्छा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए अगर हमें निकालना है, इधर देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मैंने ऐसे मान लिया, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इधर देखिए बी का कंपोनेंट, बी का प्रोजेक्शन कहें या बी का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना आएगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, बी कॉस थीटा। अब देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट वाले से कैसे निकाला जाएगा। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो एंगल वगैरह नहीं देगा, आपको क्या करेगा, वेक्टर ए आई कैप जे कैप में दे देगा, और वेक्टर बी भी क्या होगा, आई कैप जे कैप में दिया रहेगा, और बोलेगा बी का कंपोनेंट ए के अलोंग बताइए क्या होगी। इधर देखिए तरीका, ए डॉट बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। हमें लिखना क्या है, इधर देखिए हमें पहले चाहिए बी कॉस थीटा, ये वैल्यू कितनी है। अच्छा ये वेक्टर, ये तो मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूं, और कंपोनेंट वेक्टर पूछ लेगा तो क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड है और इस वाले डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, बी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं बी कॉस थीटा को, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। समझ में आ रहा है, ये क्या निकल गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। कोई डाउट किसी को, यही वाली वैल्यू बी कॉस थीटा को, तो वेक्टर ए और बी अगर आई कैप जे कैप में दिए होंगे, तो ए डॉट बी निकाल के ए से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले के अलोंग। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा अगर हमें प्रोजेक्शन वेक्टर लिखना होगा, ये तो कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट इधर वाले, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, ये जो भी हमारे पास टर्म है। अगर मुझे क्या लिखना होगा, कंपोनेंट वेक्टर या फिर प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर, पहले ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसने कुछ भेजा क्या डाउट, पहले इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिए, नेक्स्ट में इसमें वेक्टर वाले में कुछ करना नहीं है। प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब इस वाले वेक्टर को बताइए, तो इस वेक्टर को इधर देखें, मैं हिंट बता देता हूँ, बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या बोला जाएगा, ए कैप होगा क्या, यस यस। तो इसके मैग्नीट्यूड में इस डायरेक्शन में वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब ये जो निकला इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट वेक्टर। ये है कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, कंपोनेंट वेक्टर या फिर प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए। ऐसे ये टर्म हो गया हमारे पास, समझ में आ रहा। और इसको और भी मॉडिफाई करके लिखना चाहते हो, जैसे आप ए कैप निकालना नहीं चाहते हो, तो भी आपके पास ऑप्शन है। इधर देखिए बी कॉस थीटा, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, ए से मैंने मल्टीप्लाई किया और ए से डिवाइड भी कर दिया, और साथ में ये ए कैप है ही। या फिर ऐसे देखिए ये ए कैप था
हमने इस पूरे टर्म में क्या किया, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं। टर्म कितना हो गया, ढंग से देखिए तो ए कैप क्या होता है, ए कैप, ए कैप, क्या ये वेक्टर ए है? यस सर। ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग ए, और ए कैप का मतलब वेक्टर ए, वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन ए के तरफ। तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको और रीअरेंज करके, यही टर्म ये भी है, इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, और ये हो गया वेक्टर ए, समझ में? तो मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं मैं, ये मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर ए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कंप्लीटली मैग्नीट्यूड है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो अगर सबसे आसान तरीका क्या है, ए और बी दो वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं, इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, और एक का कंपोनेंट, एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे अगर क्या करना हो, एक का प्रोजेक्शन अगर दूसरे पे हमें लिखना है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर लिखने का तरीका क्या होगा, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालिए, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए, जिसके अलोंग कंपोनेंट लेना है ना उससे डिवाइड कर देना है, समझ में आ रहा? यस सर। अच्छा, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है हमारे पास, बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग वेक्टर के फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड को ये जो निकल के आ रहा है ना, ये वाला टर्म बी कॉस थीटा जो आपने निकाला है, बी कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए, और फिर ये नीचे का टर्म, इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आप इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, ये तो लिखना वैसे भी आसान रहेगा। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। तो डॉट प्रोडक्ट वाले जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट में इसके फिजिक्स के यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम लोग वर्क में, वर्क का जो फॉर्मूला होता है क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, एफ एस कॉस थीटा पढ़े हो, वर्क का, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसमें ना एक और टर्म होता है जो क्लास 9th में बहुत लोग बता भी दिया जाता है, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हम लोग, वो होता है एक्चुअल एफ एस नहीं होके एफ एस कॉस थीटा होता है। तो जो वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, तो इसको एक्चुअल में क्या लिखेंगे, एफ डॉट एस, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, एफ डैश एस, ये फोर्स वेक्टर होगा और ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर है, समझ में आ रहा? तो अब क्वेश्चन आपको वर्क ऑल तो पढ़ेंगे ये अगले वर्क वाले चैप्टर में, लेकिन उसके क्वेश्चन आपको वेक्टर में भी पूछा जाएगा, बोलेगा कि फोर्स वेक्टर आई कैप जे कैप में दे देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई कैप जे कैप में दे देगा, और आई कैप जे कैप में नहीं भी देगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आप लोग को बताया गया है, पढ़े हैं हम लोग। यस। बॉडी का एक पॉइंट दिया हो, बॉडी फाइनली दूसरे पॉइंट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल देंगे। और वर्क पूछेगा कि फोर्स का वर्क इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाने में कितना हुआ, तो क्या करेंगे, एफ डॉट एस निकाल देंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है जो आई कैप जे कैप में होंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड वाले, नेक्स्ट में इसके एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन हम लोग ज्यादा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।